गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारी तांडव सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी फर्स्ट क्लास में आपके लिए डाल चुका हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं 2022 के, उसका फर्स्ट वीडियो था आपका फर्स्ट शिफ्ट का। और दोस्तों, आज हमारा वीडियो है ALP का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 2024 का ही, उसी का फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है। और इसी प्रकार अगली वीडियो जो होगी वो टेक्नीशियन से रिलेटेड होगी, उससे अगली वीडियो होगी वो JEE से रिलेटेड होगी, उससे अगली वीडियो NTPC से, फिर उससे अगली वीडियो फिर दोबारा से ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ फिर सेकंड शिफ्ट उसी तारीख का। तो इस प्रकार से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। यानी दोस्तों ALP, ग्रुप डी, NTPC, टेक्नीशियन, JEE, यानी सारे के सारे पेपर आपके लिए कराए जाएंगे। और ओरिजिनल पेपर रहेंगे आपके, विद सॉल्यूशन आपके लिए कराए जाएंगे। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर के कुछ और भी पॉइंट आपके लिए बताए जाएं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारी स्टैंडर्ड सीरीज से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, इस सीरीज से जुड़ें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल प्योर साइंस लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी सेकंड क्लास है दोस्तों, जिसमें जीके और जीएस आपको पता है दोस्तों, फर्स्ट क्लास में आपने देख लिया होगा। जीके और जीएस से रिलेटेड दोनों, जो आपकी जीके है और जीएस है, दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, देखिए आपकी ये ALP स्टेज 1 का जो है पेपर है, स्टेज 2 का भी पेपर आपके लिए कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों वहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, यहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है। यहाँ पर टोटल 20 नंबर की साइंस होती है और वहाँ पर लगभग दोस्तों 30 नंबर की आपकी साइंस होती है, 30-40 नंबर की। तो वो भी हम कराएंगे, ऐसा नहीं है फर्स्ट स्टेज का पेपर कराया और फ्री, सेकंड स्टेज का भी हम कराएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, 1/3 की इसमें नेगेटिव होती ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर ये पूछा गया था कि गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा दर्जा दिया गया है, ये गिंजी किला जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। गिंजी किला है आपका तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भरत सुंदरेशन। यानी दोस्तों भरत सुंदरेशन जो हैं ये लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, स्त्री यानी दोस्तों लॉन्ड्री आयरन, जिसे हम कहते हैं स्त्री प्रेस, कपड़ों पर प्रेस आपने की होगी घर में। तो स्त्री जो होती है, स्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, एक आपने देखा हो दोस्तों केबिन सा आता है, जैसे अलमारी के हिसाब से, उसमें छोटी छोटी जैसे फ्रिज में अलमारियाँ बनी हुई होती है ना जालीदार, उसी प्रकार से उसमें भी जालियाँ बनी हुई होती हैं। तो वो क्या है, हीटिंग का काम करता है। जैसे आपको खाना बनाना हो, कुछ पकाना हो, कुछ चीज़ें गर्म करनी हो, गर्म रखनी हो, तो उसमें रखकर हम गर्म कर सकते हैं। और छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़े नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 फुट ऊंचा होता है, और 2 फुट के 2.5 फुट के समथिंग जो है
चौड़ा होता है। इस प्रकार से वो होता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक ओवन केटली के समान ही होता है, जैसे कुकर होता है आपका उसी प्रकार से ओवन होता है। इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होते हैं दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। आपको पता है दोस्तों, हीट गर्म क्यों होते हैं, वो कपड़ों को गर्म क्यों करती है स्त्री। स्त्री जो होती है, प्रेस जो होती है, कपड़ों को गर्म कैसे करती है, क्योंकि उसमें हीटिंग वायर लगा हुआ है। और हीटिंग वायर कब काम करता है, जब उसमें दोस्तों विद्युत धारा पर प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो दोस्तों वो गर्म होती है। गर्म होती है तो कपड़ों पर प्रेस अच्छे से होती है। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। यह आपको बताना है। यानी दोस्तों देखिए, पृथ्वी और दूरी पर रखे, x दूरी पर रखे ये बल के बीच आकर्षण बल, बल का फॉर्मूला है दोस्तों m×a। ए क्या है दोस्तों, त्वरण, और त्वरण हमेशा दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। m द्रव्यमान है, तो बल की बात यहां पर की जा रही है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो ये होता है ये वाला, यहाँ पर m की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर x है, ये x है यहाँ पर, और वहीं दोस्तों अगर 2x है तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2x और 4x। f बराबर ये हुआ आपका, अगर x का मान यहाँ से निकालना है तो f/4 हो जाएगा। तो f/4 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। कोई भी परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक होता है, वह किसके बराबर होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कुल संख्या होती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर है। तो किसी परमाणु के किसके बराबर होता है दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाशीय समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है, यानी किस प्रकार का प्रतीत होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मुख्य फोकस पर अपसरित, वक्रता केंद्र से अपसरित, मुख्य फोकस से अपसरित, या फिर दोस्तों वक्रता केंद्र पर अपसरित। तो आंसर होगा मुख्य फोकस से अपसरित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये रहा दोस्तों, और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपका, स्त्री केसर का पूरा निकला हुआ भाग डैश होता है। अगला है दोस्तों, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग डैश होता है। अगला है दोस्तों, स्त्री केसर का शीर्ष भाग डैश होता है। और चौथा है दोस्तों, अंडाशय में डैश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग डैश होता है। तो स्त्री केसर जो होता है, जैसे दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है स्त्री केसर, इस प्रकार से ही तो होता है, इस प्रकार से। तो ये सूजा हुआ भाग ये जो होता है, ये होता है दोस्तों आपका अंडाशय। ठीक है, और मध्य भाग जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका वर्तिका। ये वाला भाग होता है आपका वर्तिका।
आगे है दोस्तों, इस तरीके से शीर्ष भाग डैश होता है। तो शीर्ष भाग क्या होता है दोस्तों आपका, शीर्ष भाग ये रहा दोस्तों, ये वर्तिकाग्र शीर्ष भाग होता है आपका वर्तिकाग्र। और अंडाशय में डैश होते हैं, तो अंडाशय में बीजांड होते हैं। अब आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको सरल ऑप्शन जो लगा है। जैसे दोस्तों अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो 4 में बी किस में है, 4 में, एक तो इसमें है, एक इसमें है, तो ये तो रिजेक्ट हो गई, ये रिजेक्ट हुआ। अब है निचला सूजा हुआ भाग जो होता है अंडाशय होता है, ये आप सभी को पता है। तो सी में, सॉरी दोस्तों, एक में सी, तो एक में सी, तो ये वैसे रिजेक्ट हो गया, इसमें ए है, तो एक में सी, केवल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। तो यह है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। जो पदार्थ जो होता है, जैसे कि द्रव हुआ, कोई भी द्रव हुआ, कोई भी लिक्विड हुआ है, तो उसमें आपने कभी पानी देखा हो दोस्तों, पानी का 1-2 गिलास पानी आप डाल दीजिए या 1-2 चम्मच पानी आप डाल दीजिए किसी फर्श पर, तो वो क्या है दोस्तों, किसी न किसी एक दिशा में बहने लग जाएगा। तो वो क्यों बहता है, क्योंकि दोस्तों उसके कण जो होते हैं पानी के, उसमें क्या है दोस्तों, उनमें गति होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों पदार्थ जो है अपनी गति ऊर्जा के कारण जो है गति करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको मिलेगा, दिया गया है विच सेल ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विच जनरेटेड जनरेशन ऑफ एटीपी। यानी जो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वो ऑर्गन्स किसकी रिप्रेजेंस में, मतलब कहाँ पर, किसके साथ, किसकी रिप्रेजेंस में एटीपी जनरेट करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है दोस्तों, HCl, और जल क्या है दोस्तों, H2O। अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, देखिए H से जुड़ेगा तो H3 बन जाएगा। HCl ये क्लोरीन है दोस्तों, जो कि अलग पानी से क्रिया करेगा तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है ये H के साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा, जो कि क्यों दोस्तों, H जो है धनात्मक होता है और ये क्लोरीन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या ऑप्शन सही आंसर होगा दोस्तों, कि H3O+ और Cl- दोनों, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि लक्षण जिसे हम दोस्तों ट्रेट्स कहते हैं, निम्न में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। केवल मातृवंशी यानी नाना नानी के डीएनए से, केवल मात्रक डीएनए से, केवल पैतृक डीएनए और मात्रक डीएनए दोनों से, केवल पैतृक डीएनए से। तो देखिए दोस्तों, जो लक्षण जो होते हैं हमारे पैतृक डीएनए और मात्रक डीएनए दोनों से प्रभावित हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है। जेल जो होता है, जेली जो होती है, वो एक द्रव प्रावस्था है, यानी उसमें लिक्विड होता है और थोड़ी मात्रा में ठोस होता है, तो द्रव बन जाता है। यानी जिसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा हो और ठोस की मात्रा कम हो तो वो द्रव प्रावस्था होगी, और जिसमें द्रव की मात्रा कम ठोस की मात्रा ज़्यादा तो ठोस प्रावस्था होगी। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, और अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता। चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता,
देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों इसमें चुंबकीय प्रभाव, विद्युत जनरेटर में भी होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, लेकिन दिशा सूचक जो होता है, चुंबकीय दिशा सूचक, इसमें चुंबकीय प्रभाव कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये ऑप्शन जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये 3 हैं, तो तीनों में से किसी एक को भी आगे पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, और अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, यानी कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी 2022 में भी पूछा जा चुका है और अब फिर आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों को, जैसे आपका ये मस्तिष्क हुआ, अब मस्तिष्क के ऊपर सारी चीज़ें आपको जो है डिस्कस करनी है, दोबारा से समझनी है अच्छी तरह से, तो वो मैं आपके लिए समझा दूंगा। इसी प्रकार से कोई और टॉपिक हो आपके पास तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, वो भी मैं आपके लिए समझा दूंगा। जो आप स्टूडेंट अगर जो आप कहोगे कि सर हमें इससे थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, अच्छी तरह समझाइए, ताकि हमें अच्छी से समझ में आए, आसानी हो समझने में, तो आप मुझे बता देना किस टॉपिक को समझाना है, किस टॉपिक को नहीं समझाना। और उसे में क्या है दोस्तों, जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं में से अलग से लिखकर खुद अपने हैंड नोट्स बनाऊंगा और उसमें से लिखकर आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे यूँ लिखना क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैं सोचूंगा कि स्टूडेंट को आसान से आसान भाषा में किस तरह से आपको समझाया जाए। ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना किस टॉपिक को, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो उससे रिलेटेड क्या आपको समझाना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। स्थिति या विन्यास, तो स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम तो करती हैं, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम तो मेन है ही, आयरन नहीं है इसमें। आयरन बहुत लेट करता तो है, लेकिन सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से, जहाँ पर सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आ जाए तो वो तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों चौथे ऑप्शन में कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि 2.5 मीटर पर सेकंड पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है। तो बल का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m/a। m है दोस्तों द्रव्यमान, a है त्वरण, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है दोस्तों बल निकल कर आ जाएगा। तो m दिया है, यानी द्रव्यमान दिया है 10 kg, तो 10 यहाँ पर हम रखेंगे, इनटू त्वरण दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, तो 25 न्यूटन इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 2024 में। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, तो ये 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। वो श्रेणियाँ मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, विज्ञान में, ठीक है, प्रौद्योगिकी में, नवाचार यानी समाचार पत्र जो होते हैं समाचार के क्षेत्र में, और एक होता है दोस्तों आपका जो है सोशल, जो कि आपका एक सामाजिक वो होता है ना, सामाजिक कार्यों के रूप में, वहाँ ये दिया जाता है, यानी 4 श्रेणियों में ये दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं। एक ही प्रकार का, यानी जैसा मान लीजिए जैसे पानी है और पानी में पानी मिला दिया जाए, दूध में दूध मिला दिया जाए, तो समजाती हुए ना, एक ही जाति के, तो समजातीय श्रेणी के होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन परितंत्र से संबंधित हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कथन दिए गए हैं। पहला है जिसमें इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, अपघटक जटिल कार्बन को सरल कार्बन में अपविघटित करते हैं। तो जीवधारियों से युक्त जैविक घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही है। अपघटक जटिल कार्बन को सरल कार्बनक में तोड़ते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी तीनों ऑप्शन ये सही है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ स्ट्रेट मसल्स। यानी दोस्तों जो हमारी मसल्स होती है, स्ट्रेट मसल्स जो होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी इसमें कोई शाखा नहीं होती। सिलेंड्रिकल होती है यानी दोस्तों गोलाकार होती है, सिलेंडर के समान। और मल्टीन्यूक्लिएट होती है। मल्टीन्यूक्लिएट का मतलब है दोस्तों बहु नाभिकीय। अनब्रांच्ड का मतलब है बिना शाखा की। तो तीनों ही इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, स्ट्रेट मसल्स जो होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि COU प्लस NH3 की क्रिया जब हम कराते हैं तो Cu प्लस N2 प्लस H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम सही किस प्रकार से कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हमने देखनी है कि कौन सी क्रिया जो है इसमें दी गई है वो संतुलित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले आपको जितनी भी है, जैसे CuO है तो केवल Cu है, कॉपर है और केवल ऑक्सीजन है। अब जाते हैं NH3 में, तो H के जो हैं 3 अणु हैं और N का केवल 1 है। अब इसी प्रकार से इसे हमें संतुलित करना है। तो Cu लिख लिया हमने। अब 2NH3 को हमने किया दोस्तों 2NH3। तो अब हम इसकी क्रिया जब हम इसे कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3Cu और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3H2 कर दिया हमने, जल बना दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 गुणा 2, क्योंकि 2 जो है दोस्तों नाइट्रोजन के साथ में भी है, हाइड्रोजन के साथ में भी है। लेकिन केवल 3 जो है ये दोस्तों केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ में। तो 6 अणु हाइड्रोजन के, यहाँ पर 6 अणु हाइड्रोजन कर दिए। ऑक्सीजन के 3 होने चाहिए, यहाँ पर 3 है, तो ये हमने 3 कर दिए, क्योंकि 3 इसके H हाइड्रोजन के साथ में भी है और ऑक्सीजन के साथ में भी। अब बात आती है दोस्तों Cu के बारे में, कॉपर के बारे में। तो कॉपर के यहाँ पर 3 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 3 अणु हैं। अब बचा दोस्तों 2N, यानी नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो N2। तो सारे के सारे संतुलित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने दोस्तों किन के लिए कार्य किया, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ये सारे के सारे प्रश्न जो थे दोस्तों आपके ALP CVT 1 में पूछे गए थे। तो ALP CVT 1 का फर्स्ट शिफ्ट पेपर जो है हमारा हो चुका है। और यहाँ पर ये जितने प्रश्न पूछे गए थे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4-5 प्रश्न आपके GK थे जो कराने लायक थे। करंट का तो मैं करा हूँ ही क्या, कराकर करता ही क्या। GK के जो प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए करा दिए। साइंस के 20 प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए। टोटल 24 प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए, 24-25 के समथिंग। और यहाँ पर ये आज का हमारा सेकंड जो है क्लास हमारी समाप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास ये पसंद आई होगी, और पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके।
थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।